अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं बच्चों? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जनाब, आज हम चैप्टर 22 स्टार्ट करने वाले हैं, क्रोमोसोम्स और डीएनए से रिलेटेड। इसमें टोटल कोई 6 चीज़ें जो हमें समझनी है। पहली तो हमें ये बात समझनी है कि क्रोमोसोमल थ्योरी है ही क्या इनहेरिटेंस के हवाले से, और उसके बाद हमें ये समझना है कि डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहा जाता है, इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, और म्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पहले ही पढ़ लिया है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क यानी जाल होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन जालों से होता ये है बेसिकली कि आपका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये डिवाइड नहीं हो सकता और हमें इतना क्लियरली विजिबल भी नहीं होता। तो साइंटिस्ट इसे देखने के लिए स्टेन्स यूज़ करते हैं, डाइज यूज़ करते हैं, ताकि ये आपको क्लियरली नज़र आ सकें। तो क्रोमेटिन नेटवर्क आपको नज़र भी आ सकते हैं, और जब ये डिवीजन अपनी शो करते हैं ना, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं रहते, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह की शक्ल के होते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क कुछ इस तरह की शक्ल का होता है। ठीक है, तो ये उलझे उलझे सेल डिवीजन नहीं कर सकते, जबकि ये जो शेप है एक्स वाली, ये सेल डिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनहेरिटेंस में ज़रूरी होते हैं, और असल में उन्हीं की वजह से जो इंसान या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा भी है वो नज़र आ रहा होता है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने इसमें काम किया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं मेंडेलियन, उनके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड फैक्टर हैं, और उनका रिलेशनशिप जो है क्रोमोसोम से आप ये समझ लें काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो क्रोमोसोमल की जो थ्योरी है उससे इनहेरिटेंस का ताल्लुक असल में है क्या। 1860 में हुआ ये कि मेंडल ने एक लॉ प्रेजेंट किया इनहेरिटेंस का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त किसी को उसकी वैल्यू नहीं पता थी और हर कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था। तो 1900s में ये हुआ कि साइटोलॉजिस्ट उन लोग कहते हैं जो सेल पे काम करते हैं, लोगों ने यानी कि साइंटिस्ट ने सेलुलर बायोलॉजी पे काम करना शुरू किया और एक एक ऑर्गेनिल स्ट्रक्चर पे जब काम किया, तो 1900s में 3 यूरोपियन साइंटिस्ट ने, जिनके नाम अगर मैं लूँ तो थोड़ा सा आपको भी फोकस करना पड़ेगा, ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कोरेन एंड एनरिच वॉन शर्मार्क, इन्होंने जैसे वॉल्टर फ्लेमिंग, वॉल्टर स्टूटन, टी.एच. मॉर्गन, थियोडर, इन लोगों ने काम किया हुआ था, उनकी ही तरह इन तीनों ने काम किया और क्रोमोसोम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया कि असल में इनका रोल है क्या। ठीक है, तो इन सारे साइंटिस्ट के साथ उन तीनों का नाम भी ऐड हो गया। लेकिन बात यहाँ से डायरेक्ट शुरू नहीं होती, सबसे पहले बात हमारी शुरू होती है फ्लेमिंग से, जिन्होंने 1882 में सबसे पहले बुनियाद रखी इस थ्योरी की कि क्रोमोसोम टाइप की कोई चीज़ हो भी सकती है या नहीं। तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 से 82 में पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व किया क्रोमोसोम को सैलमेंडर के लार्वी में, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, क्योंकि कलर्ड बॉडी थी। तो क्रोमो एंड जोम, जोम मीन्स बॉडी, क्रोमो मीन्स कलर्ड, तो उन्होंने उसका नाम क्रोमोसोम दे दिया। फिर 2 मज़ीद साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी रिसर्च की, जिसमें वॉल्टर स्यूटन है जो कि अमेरिकन ग्रेजुएट थे, और दूसरे थियोडर हैं जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। दोनों ने अलग अलग बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी किया एग्स और स्पर्म के अंदर कि मियोसिस में ये कैसे बिहेव करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आम सेल है, वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा एज सच नहीं है, पूरी बॉडी का हिस्सा है, वहाँ पे पेयर मौजूद है। लेकिन जब जब मियोसिस हो रहा है, ये भी बात याद रखने वाली है कि वहाँ पे पेयर मौजूद है, लेकिन जब जब मियोसिस हो रहा है तो पेयर्स मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पे सेपरेशन मौजूद है। यानी लेट सपोज कि ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे मियोसिस हो गया, तो अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, इस चीज़ को सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर उन्होंने एक और बात जो है नोट की, वो ये किया कि एक क्रोमेटिड आता है मेल पार्टनर से और दूसरा क्रोमेटिड आता है फीमेल पार्टनर से। तो इन्होंने मजीद रिसर्च को जारी रखा। तो जो आपके स्टूडेंट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ग्रास हॉपर के अंदर देखा कि सेग्रीगेशन पैटर्न है ड्यूरिंग मियोसिस।
फिर ये हुआ कि मेंडल ने जो कि 1902 में एक पेपर पब्लिश किया, तो उन्होंने उस पेपर का नाम ही दिया कि ये पेपर है क्रोमोसोम इन हेरिडिटरी। उनकी भी सेम ही फाइंडिंग आई। तो टी बोवेन है, उन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, उनकी भी तकरीबन सेम ही फाइंडिंग आई। 1890 में कार्ल कैरन्स ने जब इसे ऑब्जर्व किया तो इंडिपेंडेंटली उन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया कि मेंडल के वर्क जितनी ही फाइंडिंग आ रही थी। तो फर्स्ट पेपर आया 1900 में 25 जनवरी, जिसका टाइटल ही यही था कि मेंडल्स लॉ कंसर्निंग बिहेवियर ऑफ प्रोजेनी ऑफ रेशियल हाइब्रिड्स। प्रोजेनी कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, और अलग अलग रेसेस के जो मुख्तलिफ हाइब्रिड्स पैदा होते हैं उन्हें रेशियल हाइब्रिड्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम बात होना शुरू हुई कि क्रोमोसोम ही है हेरिडिटरी का यूनिट। तो इतने सारे बायोलॉजिस्ट की तरतीब से ये बात तो तय हो गई कि जो आपका एविडेंसेस हैं, स्टेटमेंट हैं, तो इनहेरिटेंस क्रोमोसोम से ही हो रही है। अब क्रोमोसोम के अंदर ऐसा क्या है? एक खास जगह है जिसे जीन्स कहते हैं। हर साइंटिस्ट की इस बात को थ्योरी ने सपोर्ट किया। ठीक है, अच्छा, इन तमाम चीज़ों से चार बातें हमारे सामने आई। पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग सेल का यूनियन हो रहा है और दोनों अपने अपने अलग अलग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रहे हैं। नंबर टू, मियोसिस के अंदर सेम जो बात है वो यही हो रहा है, लेकिन इनमें अलग अलग फैक्टर्स भी मिल रहे हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहा जाता है। हर पेरेंट से एक फैक्टर तो आता ही आता है। तीसरी बात, गैमीट्स के पास सिर्फ एक ही कॉपी होती है हर पेयर से। फॉर एग्जाम्पल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो ट्रेड्स आए हैं, एक मदर से और एक फादर से। तो जो वो अपने बच्चों में देगा, या तो वो मदर वाला ट्रेड देगा या तो वो फादर वाला ट्रेड देगा। चौथी बात, मियोसिस के दरमियान होता ये है कि जो भी सेम क्रोमोसोम्स हैं वो जब मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज होते हैं तो अपने आप को बिल्कुल बीच से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर देते हैं। यहाँ से बात शुरू होती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। सारी बातें हो गई, तमाम लोगों ने इन बातों को डिस्कस कर लिया, सब कुछ हो गया। एक प्रॉब्लम थी जो कि बार बार पॉइंट आउट हो रही थी मेंडेलियन बातों से भी, कि अगर why is it that number of factors that assort independently of one another in a given type of organism is often greater in number of chromosomes pair that the organisms possess? आपके अंदर के कैरेक्टर्स के ट्रेट्स आपके एक एक क्रोमोसोम से भी ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक तरह का ऑब्जेक्शन आ रहा था इस बात पे कि ट्रेट्स का होना क्रोमोसोम से भी ज्यादा है, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इसके में मजीद एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो वेरिफिकेशन जो कि टी.एच. मॉर्गन ने दी इनहेरिटेंस के हवाले से क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए। तब तक हम यहाँ पे एंड करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्रोमोसोमल बॉडी कलर्ड बॉडी सैलेमेंडर लार्वे से डिस्कवर हुए, और स्लोली और ग्रेजुअली बहुत सारे साइंटिस्ट के बाद ये बात तय हो गई कि दे सेग्रीगेट और इंडिपेंडेंटली सॉर्टिंग होती है उनकी मियोसिस में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।